वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम अद्वितीय कुमार है और आज जस्टिस फॉर सोसाइटी की तरफ से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं रूरल अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर एक प्रेजेंटेशन दे सकूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब मेरे साथ बने रहेंगे एंड तक, जब तक मैं अपना ये प्रेजेंटेशन दूंगा। और ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये सारी चीज़ें पसंद आए। तो शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरा टॉपिक है रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो जैसे हम शुरू करते हैं, तो इंडिया का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो दुनिया में शायद सबसे ज्यादा है। वन ऑफ द हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स है पूरे वर्ल्ड में। 2017 में ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.4% था। और ये 3.4% हमारी पूरी पॉपुलेशन का, यानी कि 135 करोड़ पीपल का नहीं है, बल्कि पूरी लेबर फोर्स का, यानी कि वो लोग जो एक्चुअली काम करने के केपेबल हैं, उसका 3.4% है। और उसके बावजूद भी ये जो 3.4% है वो दुनिया का हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो चाहे कैसी भी इकोनॉमी हो, चाहे बड़ी हो या छोटी, वो किसी भी इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही मेजर कंसर्न है। और ये अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो एक ऐसा फैक्टर है जो किसी भी इकोनॉमी को बना भी सकती है, और उसके पास इक्वल कैपेबिलिटीज भी है कि वो उसी इकोनॉमी को अच्छी तरीके से बिगाड़ सके। तो मैंने अभी बहुत बार जो एक वर्ड यूज किया, अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयड। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है। अनएम्प्लॉयमेंट एक इकोनॉमिक्स का टर्म है, मतलब हम इसे इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के अंदर। और अनएम्प्लॉयमेंट हम एक ऐसे सिचुएशन को कहते हैं जहां पे इंडिविजुअल जो काम करना चाहते भी हैं, मतलब वो विलिंग है काम करने के लिए, और काम करना के लायक भी है, मतलब उनके पास सारी कैपेबिलिटीज हैं कि वो काम कर सके, लेकिन फिर भी उन्हें किसी भी XYZ रीजन की वजह से काम नहीं मिल पा रहा। वो इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन में अनएम्प्लॉयमेंट है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि क्या एम्प्लॉयमेंट मेरिट से रिलेटेड है, यानी कि क्या मैं तभी एम्प्लॉयड कहलाऊंगा जब वो एम्प्लॉयमेंट मेरी मेरिट की वजह से आया हो। इकोनॉमिस्ट, यानी कि वो लोग जो जनरली इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करते हैं, वो बोलते हैं कि वो लोग जो अपने रिलेटिव्स की मदद से या फ्रेंड्स की मदद से एम्प्लॉय होते हैं, वो कभी भी एम्प्लॉयड कैटेगरी में नहीं आएंगे, और वो लोग स्टिल अनएम्प्लॉयड ही कहलाएंगे। आज मतलब किसी भी देश में अगर ये सारी चीज होती है कि मैं अगर फॉर एग्जांपल अपने रिलेटिव या फ्रेंड की वजह से एम्प्लॉयमेंट में आ जाऊं, तो हम लोग जनरली उसको एम्प्लॉयड में मान लेते हैं, मतलब हम बोल देते हैं कि ये एम्प्लॉयड है और वो अच्छा खासा कमा रहा है। और जनरली किसी भी कंट्री में इस चीज को उतना ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन इकोनॉमिक्स के टर्म्स में अगर हम बात करें, तो ऐसा कोई भी इंडिविजुअल ये हमेशा अनएम्प्लॉयड कहलाएगा। तो हम जानते हैं सबसे पहले कि इंडिया में एम्प्लॉयमेंट का जो डेटा है उसका मेजर सोर्स क्या है। नंबर वन, और मतलब मैं ये जो तीनों अभी सब हेडिंग्स का नाम लूंगा, आपको अच्छे से समझा दूंगा कि इसका एक्चुअली में मतलब क्या होता है। नंबर वन is the National Sample Survey Organization. Number two is the Census of India. And number three is the Directorate General of Employment and Training Data of Registration with Employment Exchanges. तो अभी मैं धीरे धीरे करके समझाता हूँ। नंबर वन इज द नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो जो NSSO जो है, यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, वो हमारे कंट्री का वन ऑफ द ओल्डेस्ट एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हाउस होल्ड डेटा कलेक्ट करता है, हाउस होल्ड सैंपल्स कलेक्ट करता है। 1972 से NSSO जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर आता है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर है। और ये जो सर्वे है, ये रेगुलर बेसिस पे कलेक्ट कराए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और NSSO को इंडिया का प्रीमियर डेटा कलेक्शन एजेंसी भी कहा जाता है। नंबर टू इज द सेंसस ऑफ इंडिया। सेंसस ऑफ इंडिया हम सबको पता है हर 10 साल में एक बार होता है, और क्योंकि 2021 आ चुका है तो इस साल भी होगा। सेंसस ऑफ इंडिया जो है वो ऑफिशियल काउंटिंग ऑफ द नंबर ऑफ पीपल रिजाइडिंग इन द कंट्री, यानी कि हमारे देश में कितने लोग रहते हैं उसकी ऑफिशियल काउंटिंग जो है वो सेंसस ऑफ इंडिया, ये एक इंस्टीट्यूशन है जो काउंट करता है। और ये जो काउंटिंग है वो अलग अलग फैक्टर्स के बेसिस पर होती है, फॉर एग्जाम्पल मेल फीमेल, उसके अलावा एज, और जिसमें कि एम्प्लॉयमेंट भी एक रीजन है, एक फैक्टर है इनफैक्ट। और इसके अलावा आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, ये सारी चीजें भी इसके अंडर आती हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि ये अपने साथ एक ऐसा कॉलम भी कैरी करता है जिसमें आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप एम्प्लॉयड हो या अनएम्प्लॉयड हो एक पर्टिकुलर टेरिटरी में। फॉर एग्जाम्पल मैं जिस डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ उसके अकॉर्डिंग, फिर मैं बहुत सारे कंबाइंड डिस्ट्रिक्ट्स को मिला के एक स्टेट बनता है उसके अकॉर्डिंग, और फिर बहुत सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को मिला के एक पर्टिकुलर कंट्री बनते हैं, यानी कि हमारा देश इंडिया, उसके अकॉर्डिंग। नंबर थ्री, एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग डेटा ऑफ रजिस्ट्रेशन विद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस। ये जो नाम है शायद से देखने में बहुत भयंकर सा लगता है, लेकिन वैसा कुछ है, ये बहुत सिंपल है। तो एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज जो है वो एग्जिस्टेंस में आ गई थी इंडिया में अंडर द स्ट्रेस ऑफ पोस्ट वॉर डिमोबाइजेशन।
तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है डीमोबिलाइजेशन। तो डीमोबिलाइजेशन होता क्या है? तो डीमोबिलाइजेशन इज एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ स्टैंडिंग डाउन अ नेशंस आर्म्ड फोर्सेस फ्रॉम कॉम्बैट रेडी स्टेटस। और हिंदी में अगर मैं इसको समझाऊं तो हिंदी में डीमोबिलाइजेशन को बोलते हैं विमुद्रीकरण। यानी कि विमुद्रीकरण एक राष्ट्र की सशस्त्र बलों को युद्ध के लिए तैयार स्थिति से नीचे खड़ा करने की प्रक्रिया है। 1946 के एंड तक जो एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज की फैसिलिटीज थी वो सिर्फ डीमोबिलाइज सर्विस पर्सनल तक ही सीमित की गई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक ऐसी मशीनरी की जरूरत पड़ी, एक ऐसी इंस्टीट्यूशन की जरूरत पड़ी जो कि वॉर से वापस आए हुए सारे लोगों को एक नॉर्मल सिविल लाइफ में वापस से अब्सॉर्ब कर सके, तो ताकि उनको अच्छे से एम्प्लॉयमेंट मिल सके और उनकी फैमिली का बेसिकली भला हो सके। तो इसीलिए ये जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस है, इसको बनाया गया। अब हम लोग जानते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट के भी कितने टाइप्स होते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट को इकोनॉमिक्स में दो मेजर टाइप्स में बांटा गया है। नंबर वन है रूरल अनएम्प्लॉयमेंट और नंबर टू है अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। मैं अभी दोनों में समझाता हूं और आपको जान के शायद ये हैरानी होगी कि इसमें भी अलग अलग तीन तीन सब डिविजन है। पहले हम लोग जानते हैं रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो जैसा कि इसका नाम सजेस्ट करता है, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट ऑब्वियसली रूरल एरियाज ऑफ इंडिया पे से डील करता है। यानी कि वो लोग जो रूरल पार्ट्स ऑफ इंडिया में बसे हुए हैं और जनरली जो उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम है, यानी कि मेन सोर्स ऑफ इनकम कह लीजिए या फिर मेन सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन कह लीजिए, वो एग्रीकल्चर है। जो लोग रूरल एरियाज में हैं और तब भी अनएम्प्लॉयड हैं, उनको हम लोग रूरल अनएम्प्लॉयमेंट की विसिनिटी में काउंट करते हैं, यानी कि वो लोग रूरल अनएम्प्लॉयमेंट का हिस्सा होंगे। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट तीन हिस्सों में बटा हुआ है। नंबर वन इज द ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, नंबर टू इज द सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड नंबर थ्री इज द डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ओपन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बेसिक टाइप का रूरल अनएम्प्लॉयमेंट है और ये एक ऐसी सिचुएशन है एक रूरल एरिया में जहां पे एक इंडिविजुअल या फिर एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल वो लोग काम करना चाहते हैं और काम करने के लायक भी हैं, पर उन्हें किसी भी टाइप का जॉब नहीं मिल रहा। इसे इकोनॉमिक्स में रूरल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है और मेरे ख्याल से ये शायद हमारे देश में नहीं, शायद पूरी दुनिया में लागू हो सकता है। ये इतना ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। नंबर टू आता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा सिचुएशन है रूरल एरियाज में ही जहां पे इंडिविजुअल्स या फिर एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल काम करना चाहते हैं और काम करने की केपेबल भी हैं, लेकिन वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं एक ऑफ सीजन की वजह से। इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं स्की रिजॉर्ट का। जैसे कि स्की रिजॉर्ट्स जैसे हम लोग बात करते हैं, जम्मू कश्मीर में बहुत सारे स्की रिजॉर्ट्स है क्योंकि वहां पे बर्फ के पहाड़ बहुत सारे होते हैं। तो वहां पे जनरली लोग दिसंबर एंड जनवरी और फरवरी के टाइम में जाते हैं क्योंकि वहां पे बर्फ होती है और लोग स्कीइंग करने के लिए ही वहां पर जाते हैं। तो वहां पे जो कोर ठंड का टाइम होता है, यानी कि दिसंबर जनवरी फरवरी, वहां पे लोग जाते हैं तो वहां पे भीड़ लगी रहती है। लेकिन जब ऑफ सीजन हो जाता है, यानी कि गर्मियों का मौसम आ जाता है, तब वहां पे धीरे धीरे बर्फ पिघलने लगती है और वहां पे स्कीइंग करने का कोई मतलब नहीं रहता क्योंकि उतनी ज्यादा बर्फ होती ही नहीं। तो वो जो टेन्योर होता है जहां पे वहां पे ज्यादा बर्फ नहीं होती और लोग वहां पे आते नहीं है, तो वो हम कह सकते हैं बेसिकली ऑफ सीजन होता है स्की रिजॉर्ट्स के लिए। और हम ये कह सकते हैं कि वहां के जो स्की रिजॉर्ट्स में जितने भी लोग काम करते हैं वो लोग जो अनएम्प्लॉयड रहते हैं इस रीजन की वजह से, वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के अंडर आएंगे। अब हम बात करते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की। ये एक ऐसा सिचुएशन है रूरल अनएम्प्लॉयमेंट का जहां पे जितने लोग रिक्वायर्ड हैं किसी काम को करने के लिए उससे ज्यादा लोग हायर कर लिए जाते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल लूं एक नॉर्मल फैक्ट्री का, एक नॉर्मल फैक्ट्री में 10 चेयर्स बनाने हैं और 10 चेयर्स बनाने के लिए जनरली मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि मैं 10 लोगों को हायर करता हूं। अब 10 लोगों को हायर करने के लिए मैंने ये सोचा कि उनकी मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी में यूज करूंगा, लेकिन फॉर एग्जांपल 10 लोगों की जगह 20 लोग आ गए, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनकी जो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी है, यानी कि एक इंडिविजुअल वर्कर जितनी प्रोडक्टिविटी पोजेस करेगा वो 20 लोगों के कंपैरिजन में ऑब्वियसली हाफ हो जाएगी। तो यानी कि वो सिचुएशन जहां पे जितने लोग मुझे चाहिए उससे ज्यादा लोग अगर काम करने के लिए आ जाए जिससे कि उनकी मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी कम हो जाए, उसके हम एक डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का सब पार्ट कह सकते हैं। अब हम आते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के दूसरे पार्ट पर, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट जैसे कि ये नाम सजेस्ट करता है, ये इंडिया के अर्बन एरिया से डील करता है और मतलब अर्बन एरियाज में हम कह सकते हैं कि रूरल एरियाज के कंपैरिजन में फार मोर ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज हैं। क्योंकि नंबर वन, एक तो
कहीं ना कहीं डेवलपमेंट यहाँ पे रूरल एरियाज के कंपैरिजन में ज्यादा तेजी से हो रहा है, और दूसरा कि यहाँ पे पॉपुलेशन भी कंपैरेटिवली कम है। वो लोग जो कि अर्बन एरियाज में रहते हैं किसी भी कंट्री के, जैसे हम अपने एग्जांपल ले ले तो दिल्ली में या मुंबई में, और फिर भी अनएम्प्लॉयड रहते हैं, तो उन्हें हम लोग अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में डालते हैं। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट की भी रूरल अनएम्प्लॉयमेंट की तरह तीन सब डिविजन है। नंबर वन इज द इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, नंबर टू इज द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, एंड नंबर थ्री इज द टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। अब मैं इन तीनों टॉपिक्स को एक एक करके आपको समझाता हूँ। सबसे पहला इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। ये एक ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन होता है अर्बन एरियाज में जहां पे इलिटरेट पीपल, यानी कि वो लोग जो पढ़े लिखे नहीं होते, वो काम करना चाहते हैं और काम करने के लायक भी हैं, लेकिन सिर्फ फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में, लेकिन उन्हें किसी टाइप का जॉब नहीं मिल पा रहा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बिहार से हूँ, मेरे स्टेट से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि दिल्ली और मुंबई जाते हैं काम ढूंढने के लिए, और जनरली क्योंकि वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, तो वो जनरली फैक्ट्रीज या किसी छोटी मोटी इंडस्ट्री में काम करना प्रेफर करते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो लोग अगर काम ढूंढने आए हैं तो उन्हें कोई ना कोई काम मिल ही जाए। तो वो लोग काम करने आए हैं, और अगर उन्हें किसी भी रीजन की वजह से काम नहीं मिल पा रहा, और क्योंकि वो इलिटरेट भी हैं लेकिन काम करना चाहते हैं और काम करने के लायक भी हैं, और फिर भी उन्हें काम नहीं मिल रहा, तो उन्हें हम लोग इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में डालेंगे। नंबर टू इज द एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन होती है अर्बन एरियाज में जो कि यूथ से रिलेटेड है, यानी कि एक ऐसा इंडिविजुअल जो कि पढ़ा लिखा है और काम करने की अच्छी कैपेबिलिटीज भी रखता है, लेकिन फिर भी उसे काम नहीं मिल रहा। काम ऐसा नहीं कि उसको कुछ काम नहीं मिल रहा, लेकिन उसकी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग काम नहीं मिल रहा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अगले 5 सालों में एक लॉयर बन जाऊंगा, और लॉयर बनने के बाद अगर कोई मुझसे बोले कि आप एक वेटर का काम कर लो, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरी प्रोफेशन, मैं ये नहीं बोल रहा कि एक वेटर का काम छोटा होता है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरी कैपेबिलिटीज नहीं है, और कहीं ना कहीं ये चीजें हैं कि अगर मैं एक लॉयर हूं तो मुझसे एक वेटर का काम ना कराया जाए। ये जनरली सारी चीजें अर्बन एरियाज में होती है, और इसको हम लोग एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी के अंडर डालते हैं। और नंबर थ्री है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट का एक ऐसा सब टॉपिक है जहां पे लोग जो है वो अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं किसी टेक्नोलॉजिकल रीजन की वजह से। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है कंप्यूटर्स का आना। जब कंप्यूटर्स नहीं थे तब लोग मैनुअली काम करते थे ऑफिसेज में, लेकिन जैसे ही कंप्यूटर्स आए तो सारी चीजें कंप्यूटर्स के बेसिस पे होने लगी, और जो लोग कंप्यूटर्स के बिना काम कर जो लोग कंप्यूटर्स का काम करते थे इवेंचुअली उन्हें कामों से निकालने मतलब निकाल दिया गया बेसिकली। तो यहाँ पे जो रीजन था उनके अनएम्प्लॉयमेंट का वो था टेक्नोलॉजी का एडवेंट, यानी कि जैसे ही टेक्नोलॉजी आई उनको अपने कामों से हाथ धोना पड़ा, यानी कि उनको अनएम्प्लॉयड होना पड़ा। इसको कहते हैं टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। अब हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की। तो कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली तीन चार ही हैं जो मैं अभी आपको समझाता हूँ। नंबर वन इज द स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ का ये मतलब है कि आपका जो नेशनल आउटपुट है एक कंट्री का वो बढ़ नहीं रहा है। यानी कि ये बेसिकली एक ऐसा इंडिकेटर है जो बोलता है कि आप इनफ जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट ही नहीं हो रही हैं हमारी कंट्री में या किसी भी स्टेट में या किसी भी टेरिटरी में, जो कि इंडिविजुअल्स को सोख कर सके, जो कि अच्छे पढ़े लिखे हैं, क्वालिफाइड है बेसिकली। नंबर टू इज द पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक ऐसा टॉपिक है जो कि इंडिया की हर एक प्रॉब्लम का एक ना एक पॉइंट तो जरूर होता है, चाहे वो लीगल फील्ड से रिलेटेड हो, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, और चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड क्यों ना हो। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है वैसे वैसे रिसोर्सेज का बढ़ना भी जरूरी है, वरना ये हो जाता है कि जितनी चीजें मतलब जितने रिसोर्सेज हमें रिक्वायर्ड है उतने रिसोर्सेज तो नहीं हो पाते, लेकिन उसको कंज्यूम करने के लिए लोग बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स अराइज होने लगती है, जिसका एक उदाहरण है अनएम्प्लॉयमेंट। इसके बाद आता है ओवर डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी। अब ये जो है, अगर मैं इसको एक बहुत सीधी सीधी भाषा में समझाऊं तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर लोगों की जगह टेक्नोलॉजी हायर करेंगे हम लोग अपने इकोनॉमी में, अपने देश में, तो ऑब्वियस सी बात है कि लोग काम से बाहर जाएंगे, लोग अनएम्प्लॉयड होंगे। और इस पॉइंट का ये मतलब नहीं है कि हम लोग टेक्नोलॉजी को डिसइंटीग्रेट कर दें, लेकिन मेरा कहने का ये मतलब है और इकोनॉमिस्ट का कहने का ये मतलब है कि टेक्नोलॉजी के ऊपर हम लोग ओवर डिपेंड ना हो, और टेक्नोलॉजी से ज्यादा हम लोग लोगों को प्रेफर करें काम करने के लिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, क्योंकि हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट की बातें करे जा रहे हैं तब से, तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा कैसे। तो जो गवर्नमेंट है उसका मतलब एक बहुत ही की रोल प्ले करती है किसी भी
कंट्री में जैसे मैं बोल दूं तो सेंट्रल गवर्नमेंट, किसी भी स्टेट में तो स्टेट गवर्नमेंट, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए गवर्नमेंट जो है वो एक बहुत ही की रोल प्ले करती है किसी भी कंट्री में। और जो एम्प्लॉयमेंट लेवल्स है उसको प्रिजर्व करने का काम भी गवर्नमेंट का ही होता है। 2005 में महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट पास हुआ था। और ये जो एक्ट था वो बेसिकली 100 दिन का गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट देता है रूरल हाउसहोल्ड्स को, जो कि विलिंग टू वर्क है और अनस्किल्ड और मैनुअल वर्क जनरली करना चाहते हैं। इसमें स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए थे वुमेन के लिए और उन औरतों के लिए भी जिनको ज्यादा ट्रैवल करना पड़ता था, ताकि, और ये प्रोविजंस बेसिकली इसलिए बनाए हुए थे ताकि उन लोगों को ज्यादा इनकन्वीनियंस ना हो और उनको गवर्नमेंट की तरफ से मैक्सिमम टू मैक्सिमम कन्वीनियंस मिल सके। और जो स्टेट एंड फेडरल गवर्नमेंट है, वो जैसे कि मैंने आपको अभी पहले बताया कि पिछले कई सालों में स्टेट और फेडरल गवर्नमेंट का एक बहुत ही की रोल रहा है सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स कराने में, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस कराने में। जैसे कि इंडिया में जनरली ऐसा नहीं होता कि अगर आप अनएम्प्लॉयड हो तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस मिलेंगे, लेकिन जितने भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स हो गया या यूनाइटेड किंगडम हो गया, वहां पे अगर आप अनएम्प्लॉयड रहते हो तो वहां पे आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस मिलते हैं, क्योंकि वहां पे ऑब्वियसली जीडीपी वहाँ की बहुत बड़ी हुई है और वहाँ की पॉपुलेशन भी कंपैरेटिवली बहुत कम है। इंडिया के साथ प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा है, बट उस हिसाब से इकोनॉमिक ग्रोथ हुई नहीं जिससे कि हम लोग अनएम्प्लॉयड लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस दे सकें। इसके अलावा जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी कराती है, और इसके अलावा ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी इनकरेज करती है प्राइवेट सेक्टर में भी और पब्लिक सेक्टर में भी, जिससे कि ज्यादा स्किल्ड लेबर आ सके जॉब्स में। गवर्नमेंट जो है वो हमेशा से ये चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हायर हो सके, और किसी भी कंट्री में प्राइवेट सेक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एम्प्लॉयमेंट के लिए। प्राइवेट सेक्टर के अलावा गवर्नमेंट ने बहुत साल पहले से ऐसा भी शुरू किया है कि वो नॉर्मल लोगों को एग्जामिनेशंस के थ्रू, जैसे कि यूपीएससी हो गया या स्टेट पीसेस सर्विसेज के एग्जाम्स हो गए या फिर एसएससी के एग्जाम्स हो गए, उसके थ्रू लोगों को हायर करती है ताकि वो गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्स कर सके। तो गवर्नमेंट का ये मोटिव है कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, यानी कि मतलब गवर्नमेंट एक तरीके से, वो सारे दोनों साथ मिलकर चले ताकि मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड हो सके हमारे देश में। एक जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी पॉलिसी प्रोग्राम का या फिर अपॉर्चुनिटी जो गवर्नमेंट क्रिएट करती है जॉब्स के लिए, या गवर्नमेंट कह लीजिए या फिर प्राइवेट सेक्टर कह लीजिए, उसका ये होता है कि पॉवर्टी को हम लोग एलिवेट कर सकें। हेल्थ को ज्यादा एक इशू बनाया गया है अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। इसके अलावा न्यूट्रिशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एजुकेशन, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जब आपके पास जॉब्स होंगी तभी आपके पास ज्यादा पैसे होंगे कि आप और किसी चीजों पे खर्च कर सको। अगर आपके पास जॉब ही नहीं है, आप पैसे ही नहीं कमा पा रहे हो, तो आपके पास जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का कॉन्सेप्ट है वो आपके ऊपर वैलिड, आपके ऊपर लागू ही नहीं किया जा सकेगा। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ रूरल अनएम्प्लॉयमेंट का। तो इंडिया अभी एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है, और मतलब बहुत सालों से एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन अभी तक डेवलप हो रही है और धीरे धीरे करके डेवलप होएगी ही होएगी। ऐसा हो नहीं सकता कि एकदम से वो अंडर डेवलप हो जाए और डेवलप ही ना हो। जो नेचर है अनएम्प्लॉयमेंट का वो इंडिया के जो है इंडिया के टॉपिक पे अगर हम बात करें तो बाकी कंट्रीज से बहुत ही अलग है। हम ये बोल सकते हैं कि इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट का जो डेटा है या फिर इंडिया के अनएम्प्लॉयमेंट का जो रीजन है वो हम कभी भी यूएस या यूके जैसी कंट्रीज से कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। नंबर वन इज द मेंटालिटी ऑफ द पीपल, और नंबर टू इज द एजुकेशन रिलेटेड टू द पीपल। लॉर्ड कीन्स जो कि एक बहुत नामी इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने बोला था दैट ही एट्रीब्यूट्स द कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट टू अ डेफिशिएंसी ऑफ इफेक्टिव डिमांड। लेकिन इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट का जो मेन रीजन है वो बेसिकली शॉर्टेज ऑफ कैपिटल है, पुअर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है, इनएडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है। ये बेसिकली तीन रीजंस है जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट प्रिवेल कर ही रहा है हमारे इकोनॉमी में, हमारे देश में इतने सालों से। बहुत सारे रूरलाइट्स, यानी कि वो लोग जो रूरल एरियाज में रहते हैं, उनको फोर्स किया जाता है एक तरीके से, मतलब फोर्स कहना गलत होगा, लेकिन उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं रहता जॉबलेस रहने के अलावा कि वो और कुछ काम कर सके। मतलब उनके पास कोई चारा ही नहीं होता जॉबलेस रहने के अलावा। अब हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ रूरल अनएम्प्लॉयमेंट की। तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि मैंने बताया, कि इंडिया की प्रीमियर डेटा कलेक्शन एजेंसीज है, और वो अलग अलग कैटेगरीज के थ्रू अनएम्प्लॉयमेंट को डिवाइड कर देती है। और जनरली ये जो अलग अलग कैटेगरीज हैं वो एक थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन है कौन कौन से। सबसे पहला है यूजुअल स्टेटस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि यूएसयू।
ये एक ऐसे इंडिविजुअल से रिलेट करता है जो कि काम ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे किसी भी टाइप का काम नहीं मिल रहा। तो ये एक सबसे बेसिक टाइप का एनएसएसओ का एक वन ऑफ द थ्री फोल्ड्स हम कह सकते हैं कि सब टॉपिक है। नंबर टू इज द करंट वीकली स्टेटस, यानी कि CWS। ये एक ऐसा सब टॉपिक हम कह सकते हैं, जो थ्री फोल्ड सब टॉपिक मैंने ऊपर बताया था, ये एक ऐसा टॉपिक हम कह सकते हैं जहां पे एक इंडिविजुअल जो कि एक इकोनॉमी में काम करना चाहता है, वो एक हफ्ते में एक भी घंटे के लिए अनएम्प्लॉयड रहा तो उसे अनएम्प्लॉयड ही माना जाएगा। नंबर थ्री इज द करंट डेली स्टेटस। ये एक्चुअली पूरे एग्रीगेट से डील करता है, यानी कि इट रेफर्स टू द एग्रीगेट ऑफ ऑल अनएम्प्लॉयमेंट डेज ऑफ द पर्सन इन द लेबर फोर्स ड्यूरिंग द वीक। यानी कि फॉर एग्जाम्पल एक लेबर फोर्स है 10 लोगों की, उसमें कितने लोग कितने घंटों के लिए पूरे एक हफ्ते में अनएम्प्लॉयड रहे, वो सारी चीजें करंट डेली स्टेटस में आता है। और ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है दैट इंक्लूड्स क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि इस टॉपिक के अंदर क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट भी आता है और अंडर अनएम्प्लॉयमेंट भी आता है। तो सबसे पहले हमें जानना ये जरूरी है कि क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है और अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। सबसे पहले हम लोग आते हैं क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर। क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट हम एक सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊं तो किसी भी इकोनॉमी में एक प्रोलॉन्ग्ड अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, यानी कि अगर किसी भी इकोनॉमी में बहुत टाइम से अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन प्रिवेल कर रही है तो वो क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होगी। जैसे कि अभी हम इंडिया में ही देख ले, ज्यादा प्रोलॉन्ग तो नहीं, लेकिन फिर भी हम बोल सकते हैं कि एक सब क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट का हिस्सा हो सकती है। इन अदर वर्ड्स, क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉज ड्यू टू द लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो अगर एक किसी भी इकोनॉमी में प्रिवेल कर रही है और जब एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन तक वो प्रिवेल करती रहती है, तब हम उसको क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट का दर्जा दे देते हैं बेसिकली। अब हम आते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट एक ऐसा सिचुएशन होता है व्हेन अ पर्सन डज नॉट वर्क फुल टाइम और टेक्स अ जॉब दैट डज नॉट रिफ्लेक्ट हिज एक्चुअल ट्रेनिंग एंड फाइनेंशियल नीड्स। यानी कि एक ऐसा इंडिविजुअल जो कि एक ऐसे सिचुएशन में काम करता है जहां पे उसकी एक्चुअल कैपेबिलिटीज रिफ्लेक्ट नहीं होती। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि मैं एक लॉयर बन जाऊंगा अगले 5 सालों में, लेकिन अगर मैं लीगल फील्ड से हटके कोई ऐसा काम करूंगा जो कि मेरी एक्चुअली में कैपेबिलिटीज को रिफ्लेक्ट नहीं करता, तो वो एक अंडर एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आ जाएगा। यानी कि उनका जॉब जो है वो उनकी सारी स्किल्स और एजुकेशन को यूज नहीं करता, और वो बेसिकली फुल टाइम वर्क ना प्रोवाइड करके एक लेस देन फुल टाइम वर्क प्रोवाइड करता है। और ये जो अंडर एम्प्लॉयमेंट का टॉपिक है, ये अनएम्प्लॉयमेंट से सिमिलर बिल्कुल भी नहीं है। तो आज के हिसाब से एनएसएसओ के अकॉर्डिंग जो डेली स्टेटस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, जो मैंने आपको ऊपर बताया था, वो बेस्ट इंडिकेटर है एक अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन का हमारी कंट्री में। अब हम लोग बात करते हैं कॉजेज ऑफ रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि आज का हमारा मेन टॉपिक होना था। तो सबसे पहला है रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि पॉपुलेशन मेरे ख्याल से इंडिया की हर एक प्रॉब्लम का एक ना एक पॉइंट होगा ही। और हम ये कह सकते हैं कि ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एक प्रिंसिपल कॉज है रूरल अनएम्प्लॉयमेंट का। हर साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग मतलब 50 लाख से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो धीरे धीरे करके ये 50 लाख बढ़ के 80 लाख भी हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं आगे बढ़ के ये 1 करोड़ भी हो जाएंगे। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि हर साल हमारे देश में 1 करोड़ बच्चे और पैदा होंगे। और जितने भी इंडस्ट्रियल ग्रोथ है और मतलब पॉपुलेशन राइज के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर हमारे गवर्नमेंट हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं कराती है तो वो पॉपुलेशन की नीड्स हम लोग ऑब्जॉर्व नहीं कर पाएंगे। यानी कि पॉपुलेशन तो ग्रो हो रही है, लेकिन हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम लोग पॉपुलेशन की नीड्स जो है वो प्रॉपरली ऑब्जॉर्व कर सकें। इससे क्या होता है कि ग्रेट नंबर ऑफ पीपल, ऑलमोस्ट 67.7% ऑफ द पॉपुलेशन, यानी कि ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ आवर पॉपुलेशन, वो एक तरीके से रूरल अनएम्प्लॉयमेंट का हिस्सा बन के रह जाती है। नंबर वन, मैं ये बोलना चाहूंगा कि रूरल एरियाज में जैसे कि मैंने आपको बताया 2/3 जो लोग हैं वो बेसिकली एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। और एग्रीकल्चर भी ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जो कि सबको अब्सॉर्ब कर लेगा, उसकी भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, जिसकी वजह से जहां पर वो रुक जाता है उसके बाद के सारे लोग खाली बैठ जाते हैं, और उसको हम लोग रूरल अनएम्प्लॉयमेंट का हिस्सा कह सकते हैं। इसके बाद आता है प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर लैंड्स। तो रूरलाइट्स जो है, यानी कि वो लोग जो रूरल एरियाज में रहते हैं, वो लार्जली डिपेंड करते हैं एग्रीकल्चर पे, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अपने लाइवलीहुड के लिए। लेकिन जो कल्टिवेबल लैंड है वो सप्लाई में लिमिटेड है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जरूरी नहीं है कि वहां पे अनलिमिटेड लैंड है और एग्रीकल्चर हर किसी को ऑब्जॉर्ब कर ही लेगा।
उसकी भी कुछ लिमिटेशंस है और उसके अकॉर्डिंग सारी चीजों को एक्ट करना होता है। तो जरूरी नहीं है कि जो एग्रीकल्चर एरिया है वो सारी लोगों को एम्प्लॉय कर सके, और जिसकी वजह से अगर हम ज्यादा प्रेशर डालेंगे एग्रीकल्चरल सेक्टर पे तो भी क्या होगा कि उसकी भी एक तरीके से लिमिट खत्म हो जाएगी। वो बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट को और ही ज्यादा प्रिवेल करने में उसकी सहायता करेगा, हेल्प करेगा। नंबर 3 इज द सीजनल नेचर ऑफ एग्रीकल्चर। अब जो एग्रीकल्चर है वो भी ऑब्वियसली बहुत सीजनल होता है। जरूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर लैंड पे 12 महीने काम हो। और जो कल्टिवेटर्स होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, वो जनरली पूरे साल के लिए ऑक्यूपाइड नहीं होते। ड्यूरिंग द सोइंग एंड हार्वेस्टिंग पीरियड्स जो रूरलाइट्स हैं वो फुल्ली एम्प्लॉयड तो होते हैं, लेकिन जो पोस्ट हार्वेस्ट और बिफोर नेक्स्ट सोइंग वहां पर वो अनएम्प्लॉयड होते हैं, क्योंकि वहां पर उनका कुछ काम ही नहीं होता है। इसके बाद डॉक्टर एल्फ्रेड सॉल्टर, यानी कि वो यूके के एक बहुत नामी पॉलिटिशियन थे। वो लोग उनकी एक स्टडी के अकॉर्डिंग जो साउथ इंडिया के फार्मर्स हैं वो एक साल में सिर्फ 5 महीने तक अनएम्प्लॉयड रहते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, और बाकी के जो 7 महीने होते हैं उनके अकॉर्डिंग वो लोग एक ऐसे मतलब सिचुएशन में काम कर रहे होते हैं जो कि इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव होता है उनके लिए भी, उनके फैमिली के लिए भी, और उनकी सोसाइटी के लिए भी, और इवेंचुअली जब ये सारी चीजें हो गई हैं तो हमारी कंट्री के लिए भी। उसके बाद आता है वैगरीज ऑफ मॉनसून। वैगरीज बेसिकली बोलते हैं हम सडन चेंज को, एक इंग्लिश का वर्ड है। तो एग्रीकल्चर जो है इंडिया में वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है मॉनसून के ऊपर, और मॉनसून जो है बहुत ही विम्सिकल है और अनप्रिडिक्टेबल है। और एग्रीकल्चर जो है वो ढंग से प्लान नहीं हो सकता। कभी कभी क्या होता है कि बारिश होती नहीं है टाइम पे, बारिश नहीं होती जिसकी वजह से सूखा पड़ जाता है, और बहुत लंबे समय तक बारिश नहीं होती जिसकी वजह से सारी फसलें खराब हो जाती हैं। कभी कभी क्या होता है कि इतनी ज्यादा बारिश हो जाती है कि बाढ़ आ जाती है। ये जो जितनी भी एडवर्स कंडीशन है वो सारी चीजें फिर एग्रीकल्चर को हैम्पर करती है और फिर बेसिकली रूरल अनएम्प्लॉयमेंट को लीड करती है। उसके बाद आता है एक टॉपिक जो कि है सब डिविजन ऑफ लैंड। इंडिया में जैसे मैंने आपको बताया कि पॉपुलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है, एक प्रिंसिपल कंसर्न हम कह सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के लिए। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल देता हूं कि एक पर्टिकुलर पर्सन है ए, उसके 4 बच्चे। तो ए का जो लैंड था वो 4 हिस्सों में डिवाइड हो गया, बी सी डी ई। अब उन 4 बच्चों के भी 4 4 बच्चे, तो यानी कि वो 4 × 4 16। अब हर किसी को 16 बच्चे होंगे, जरूरी नहीं है ना कि हर किसी का लैंड उतना ही होगा। तो ये जो लैंड है वो इतना डिवाइड हो कि इतना छोटा हो जाता है, इतना छोटा हो जाता है कि वो इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव हो जाता है, उसका कुछ काम ही नहीं हो पाता। तो जैसे जैसे लैंड छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड होता जाता है वैसे वैसे उसका एग्रीकल्चर जो वैल्यू है वो कम हो जाता है, और ये बेसिकली एक अनइकोनॉमिक होल्डिंग में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब आपके पास भले ही लैंड है लेकिन उस लैंड होने का कोई काम ही नहीं है। यानी कि जो रूरलाइट्स हैं वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट तो हैं, लेकिन उस एग्रीकल्चर का काम ही क्या अगर आपके पास प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज नहीं होंगी एग्रीकल्चर को मनी में कन्वर्ट करने के लिए। उसके बाद आता है ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन। जो इंडियन फार्मर्स जो मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन यूज करते हैं वो जाहिर सी बात है बहुत अनसाइंटिफिक है, बहुत ऑब्सोलीट है। इसके दो रीजंस ये हैं, नंबर 1 इज द एजुकेशन और नंबर 1 इज द लैक ऑफ मनी। इंडिया में जो लैक ऑफ इम्प्रूव्ड मेथड्स ऑफ फार्मिंग है, इसके अलावा एब्सेंस ऑफ स्किल्ड लेबर्स, और ये सारी चीजें जो है वो एग्रीकल्चरल आउटपुट को बहुत ज्यादा हैम्पर करती हैं, जिसकी वजह से ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयमेंट, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ता जाता है, और आगे भी बढ़ता ही रहेगा अगर सारी चीजें ऐसी कंटिन्यू हुई तो। और जो यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स है या फिर लैक ऑफ एडिक्वेट इरिगेशन फैसिलिटीज है, लैक ऑफ कैपिटल टू प्रोड्यूस मॉडर्न एग्रीकल्चर टूल्स, सीड्स, मैन्योर्स, ये सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। अगर मैं कोई ऐसी मशीनरी लेकर आऊं जो कि 4 दिन का समय लेती है अपना काम करने में, और बाहर के लोग कोई ऐसा मशीनरी यूज करते हैं जो सेम काम एक दिन में करती है, तो जाहिर सी बात है कि ये रूरल अनएम्प्लॉयमेंट का एक हिस्सा बन सकती है, एक मतलब ऐसा टूल बन सकता है जो कि रूरल अनएम्प्लॉयमेंट को एड करे। अब हम बात करते हैं डिसअपियरेंस ऑफ ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन। जब इंडिया आजाद नहीं हुआ था, यानी कि प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में जितने भी रूरलाइट्स थे वो जनरली कॉटेज इंडस्ट्रीज में काम किया करते थे। कॉटेज इंडस्ट्रीज का अगर मैं लिटरल डेफिनेशन लूं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, तो कॉटेज इंडस्ट्रीज छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को बोला जाता था। जनरली जो लोग घर से काम करना पसंद करते थे उस समय बहुत छोटी छोटी इंडस्ट्रीज बना के, फॉर एग्जाम्पल जो लोग मटके बनाते हैं वो उसको हम बोल सकते हैं कि कॉटेज इंडस्ट्रीज का नाम देके। आजकल क्या हो रहा है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना बढ़ गया है, इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आ गई हैं कि ये सारे ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन खत्म हो गए हैं।
जैसे कि अब हम स्टील के बर्तन यूज करते हैं, हम जग यूज करते हैं, हम बॉटल्स यूज करते हैं, जिसकी वजह से मटका यूज होना बंद हो गया है। अभी हम लोग स्टील की प्लेटें यूज करते हैं या फिर वो प्लास्टिक की प्लेट्स यूज करते हैं, जिसकी वजह से हम पत्ते जो यूज करते थे जिसकी प्लेट्स बनती थी वो अब यूज होना बंद हो गए हैं। तो जो कॉटेज इंडस्ट्रीज है वो धीरे धीरे करके डिसअपियर हो रहा है, और जो लोग इसमें काम करते थे वो अब धीरे धीरे करके इस ऑक्यूपेशन से भी बाहर जा रहे हैं, और साथ ही साथ अनएम्प्लॉयड भी कुछ लोग रह जा रहे हैं। कुछ लोगों को तो इससे बाहर जाके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर किसी को मिले, और कुछ लोग अभी भी इसकी वजह से अनएम्प्लॉयड रहते हैं। अब आता है हमारा डिफेक्टिव सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम से यहाँ मेरा मतलब है एक जॉइंट फैमिली ट्रेडिशन। इंडिया में मतलब शायद इंडिया अभी एक लौती ऐसी कंट्री बची है, वन ऑफ द एक लौती ऐसी कंट्री बची है जहाँ पे जॉइंट फैमिली ट्रेडिशन आज तक प्रिवेल करता है। और जनरली ऐसा होता है कि किसी एक फैमिली में अगर सपोज 4 इक्वल एज के इंडिविजुअल्स हैं, जिसमें से 3 इंडिविजुअल्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन एक इंडिविजुअल ठीक से काम नहीं कर पा रहा, तो वो जो एक इन्वायरमेंट मिलता है उस इंडिविजुअल को जो ठीक से काम नहीं कर पा रहा, वो बेसिकली एक मेंटल असाइलम जैसा होता है। उसको घर में इतने ताने सुनने के लिए मिलते हैं, इतने ताने सुनने के लिए मिलते हैं कि वो मेंटली इनकेपेबल हो जाता है और किसी काम करने के लिए। ये जो है वो जो डिफेक्टिव सोशल सिस्टम मैंने आपको टॉपिक बताया, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि मेंटली आपको हार्म करता है और आपको अनएम्प्लॉयमेंट रहने के लिए और प्रोत्साहन देता है एक तरीके से। इसके बाद आता है हमारा लैक ऑफ ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, यानी कि यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा कास्ट सिस्टम की। कास्ट सिस्टम जैसा कि मतलब इंडिया के आजाद होने के मतलब शुरुआत से इंडिया की एग्जिस्टेंस से कास्ट सिस्टम चलता आ रहा है, और एक बहुत ही पोर्टेंट फैक्टर है रूरल अनएम्प्लॉयमेंट के लिए। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, कास्ट एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि ऑक्यूपेशन को डिवाइड कर देता है लोगों में। यानी कि फॉर एग्जाम्पल जनरली 4 कास्ट होते हैं, जैसे ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय। तो अगर मैं बोल दूं कि ब्राह्मण के लिए एक पर्टिकुलर जगह पे 50 रिक्वायरमेंट्स है, मैं तो एकदम वेग एग्जांपल दे रहा हूँ कि ब्राह्मण्स के लिए यहाँ पे 50 रिक्वायरमेंट्स हैं और क्षत्रियों के लिए यहाँ पर 20 रिक्वायरमेंट्स हैं। अब क्या होगा कि भले ही जो ब्राह्मण्स की कैटेगरी है, भले ही वहां पे चाहिए 50 लोग, लेकिन वहां पर सिर्फ 30 लोग हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो एक्सेस काम बच गया, ऐसा नहीं है कि लोग किसी और से करा लेंगे, वो काम वैसे ही छूटा रह जाता है। और जो क्षत्रिय है जहां पे सिर्फ 20 लोग हैं, लेकिन लेट्स से कि वहां पे काम सिर्फ 10 लोगों का है, तो जो 10 लोग जो एक्स्ट्रा बच गए, ये नहीं कि उनको ब्राह्मणों के काम में शिफ्ट कर दिया जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। उनको इनफैक्ट बोला जाता है कि तुम ये काम क्या करोगे, तुम तो इस कास्ट के हो ही नहीं, और तुम्हारा कास्ट ये अलाउ नहीं करता और उनका कास्ट ये अलाउ नहीं करता कि तुम ये काम करो। तो ये जो है वो बेसिकली उनको अनएम्प्लॉयड रहने के लिए मजबूर किया जाता है, ये बोल के कि तुम इस कास्ट के नहीं हो। इसके बाद आता है डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इंडिया में एग्रीकल्चर बहुत ही डिसऑर्गेनाइज्ड है, और एक तरीके से हम अगर पॉजिटिवली लेना चाहे तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत डाइवर्सिफाइड है। और ये एक इन्वर्टेड इकोनॉमिक्स यूज करता है, क्योंकि इंडियन फार्मर्स जिनके पास पैसे भी हैं, उनके पास इतनी एजुकेशन नहीं है, एप्ट एजुकेशन नहीं है कि वो ठीक तरीके से इन्वेस्ट कर सके पैसे और मैक्सिमम गेन कर सके। वो लोग पैसे तो भर भर के इन्वेस्ट करते हैं जिनके पास पैसे हैं, बहुत कम ऐसे फार्मर्स हैं जिनके पास ज्यादा पैसे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, बहुत कम ऐसे। और जब भी वो पैसे इन्वेस्ट करते हैं, ज्यादातर सिचुएशंस में ऐसा होता है कि वो पैसे इन्वेस्ट करते हैं और उनको कम से कम रिटर्न्स मिलता है, क्योंकि उनके पास वो एप्ट एजुकेशन नहीं है। ये जो है, क्योंकि हम अपने पैसों को प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, तो ये एक रूरल अनएम्प्लॉयमेंट का हिस्सा बन सकता है। इसके बाद आता है पोवर्टी। पोवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इंटरलिंक्ड है, और ये बेसिकली एक विशियस सर्कल है। मतलब आप पोवर्टी से निकलोगे तो मतलब पोवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, पोवर्टी, पोवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, पोवर्टी। बिकॉज ऑफ पोवर्टी, यानी कि पोवर्टी की वजह से रूरलाइट्स जो है उनके पास कोई सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं होता, और इन्वेस्टमेंट नहीं होता तो वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं, अनएम्प्लॉयड रहते तो पैसे नहीं होते, पैसे नहीं होते तो वो पोवर्टी में जाते हैं, फिर वो पोवर्टी जो होते हैं उनके पास कोई सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं होता तो वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं। अब मैं इस पूरे एक टॉपिक का एक कंक्लूजन देना चाहता हूँ कि, और मैं ये इस पॉइंट पे एक अच्छे से खड़ा खड़ा उतरना चाहता हूँ, और मैं बोलना चाहूंगा कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो किसी भी इंडिविजुअल के लिए, उसकी फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए, और इवेंचुअली हमारी कंट्री के लिए एक बर्डन ऑलरेडी है। जो चीजें हैं वो हमारे रूरल एरियाज में वर्स हैं अगर हम उसे कंपेयर करें अर्बन एरियाज से। लैक ऑफ एमिनिटीज और लैक ऑफ ईज ऑफ लाइफ रूरल एरियाज में हम बात करें तो ये सारी चीजें नहीं है। मतलब आपको प्रॉपर एमिनिटीज जो हम लोग बोलते हैं, जो 3 बेसिक एमिनिटीज, रोटी, कपड़ा, मकान, वो सारी चीजें नहीं है। ईज ऑफ लाइफ नहीं है, इंटरनेट फैसिलिटीज या फिर फूड डिलीवरी सर्विसेज एक्सेट्रा।
तो ये सारी चीजें जो हैं वो बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट का एक हिस्सा बन जाती है रूरल एरियाज में। और अगर मैं एक सीधी सादी भाषा में बोलना चाहूँ तो अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन को अगर टैकल करना है तो गवर्नमेंट का एक बहुत ही की रोल होता है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि पढ़ लिख जाते हैं किसी भी कंट्री से या किसी भी टेरिटरी में, तो उनके ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो लोग भी चाहें, क्योंकि हम ऑब्वियसली फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो लोग चाहें तो अपने सोसाइटी को, अपने लोगों को वो वापस दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पढ़ लिख गया तो जरूरी नहीं है कि अब मैं पढ़ लिख गया तो मैं बाहर चला जाऊं और मैं अपनी जिंदगी जीऊं। ऐसा भी हो सकता है कि मैं अपने लोगों को हेल्प करने के लिए, यानी कि अपनी फैमिली को हेल्प करने के लिए, अपने गांव को हेल्प करने के लिए वापस आऊं और लोगों को पढ़ाऊं, लोगों को एम्प्लॉय करने में सरकार की मदद करूं। ये सारी चीजें जो है मेरे ख्याल से अनएम्प्लॉयमेंट से हमारे देश को निकालने के लिए, हमारे देश के लोगों को निकालने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, और इसकी वजह से शायद हमारा देश केपेबल हो पाए अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन से निकलने के लिए। थैंक यू सो मच।